एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉइस वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। कुछ स्पेशल टाइप्स के पैसिव वॉइस बनते वो भी मैं बता चुका था। अब बात करते हैं नरेशन की। नरेशन भी हम उसी अंदाज में पढ़ेंगे जैसे कि वॉइस पढ़ा था। तो ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं लगना है, बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ें नहीं जाना है, लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसको अगर उसके अंदर चले गए और सेंटेंस फॉर्मेशन में बना बना के देखने लगे, ऐसा करने लगे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना टाइम नहीं होगा आपके पास में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ यहाँ पे, उसको फॉलो करते हुए आपको नरेशन को भी सॉल्व करना है। तो जैसे हमने वॉइस पढ़ा वैसे ही हम नरेशन भी पूरा पढ़ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नरेशन की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, पूरी अंत तक ज़रूर देखना, विदाउट स्किप करें। सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। हम अगले वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहले अभी हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नरेशन की। इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। तो एक्चुअल में नरेशन होता क्या है? ठीक है, तो जैसे आपने देखा नरेटर, नरेटर एक वर्ड है। तो क्या होता है? जो किसी की बात को बोले, मतलब किसी की बात को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्सन के द्वारा कही गई बात यदि कोई दूसरा व्यक्ति बताता है तो उसको बताने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि उसने कहा मैं बाज़ार जाता हूँ। ठीक है, उसने कहा मैं बाज़ार जाता हूँ। अगर मुझे इसको किसी दूसरे से बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा? इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को मैं किसी दूसरे को जाकर ये बोलूँगा, उसने कहा कि वह बाज़ार जाता है। ठीक है, क्लियर है? एक बंदा है, वो बोल रहा है मैं बाज़ार जाता हूँ। अगर उसके बारे में मुझे किसी दूसरे को बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा? कि वह बाज़ार जाता है। तो मैंने मैं का वह कर दिया। तो इस तरह से कुछ सेंटेंस क्या हुआ? चेंज हुआ। तो जब हम नरेट करते हैं तो सेंटेंस को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। इसी को नरेशन कहा जाता है। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। या फिर इसे कहा जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ बड़ा सिंपल सा डायरेक्ट स्पीच का। जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया, रवि सेज, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या आएगा? आई एम गोइंग। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं तो ये जो सेंटेंस है पर्टिकुलर, पहले तो आप देख लीजिए कि ये जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच का है, सॉरी डायरेक्ट स्पीच का है। ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच का है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में मुझे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है रवि सेज आई एम गोइंग। तो जब भी कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होगा तो ये ध्यान रखना कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। एक तो यहाँ पे कुछ न कुछ सेंटेंस होगा, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दूसरा एक सेंटेंस होगा। ठीक है, जो भी वो बात बोल रहा है। तो अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? डायरेक्ट स्पीच का। इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट हट जाता है और ये कॉमा भी हट जाता है और एक कंजक्शन बीच में लग जाता है, जो कि नॉर्मली दैट होता है। दैट की जगह दूसरी चीज़ का भी प्रयोग करते हैं, इफ़ और वेदर का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वो प्रश्नवाचक जब चिन्ह, प्रश्नवाचक जब सेंटेंस होते हैं, है ना, क्वेश्चन, ऐसा जो सेंटेंस होते हैं जो कि क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, तब हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। वो प्रयोग हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी बिल्कुल मैं उसके साथ में आपको जोड़ के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी तो मैं उसका बेस कोर समझाना चाहता हूँ आपको। तो देखिए, अगर मैंने बोला रवि सेज आई एम गोइंग, मतलब रवि कहता है मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो रवि सेज आई एम गोइंग, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये पार्ट है। इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच का है। और ये जो डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट है, पहला वाला तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट और दूसरा वाला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट। बात को समझने की कोशिश करना। तो जो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच, अंदर वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाता हूँ, अगर मुझे इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रवि सेज, तो सेम रहेगा, फिर यहाँ लग जाएगा दैट। तो रवि सेज दैट ही इज़ गोइंग, मतलब आई एम गोइंग, जो रवि ने बोला था उसके लिए वो बोल रहा था मैं जा रहा हूँ। तो मैं अगर किसी चीज़, अगर कोई तीसरा बंदा उसके लिए बात को बताएगा तो वो क्या बोलेगा? रवि ने कहा कि वो जा रहा है। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली क्या बोलेगा वो? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? रवि सेज दैट ही इज़ गोइंग।
क्लियर है। तो आपने ये देखा ये आई की जगह ही आ गया और एम की जगह ही के साथ इज लगता है तो इज लग गया और ये गोइंग आ गया। अब ये कैसे हुआ बदलाव, ये सब भी चीज़ें हम देखेंगे, किस नियम के अकॉर्डिंग ये बदलाव होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट समझ जाइए। अभी सिर्फ आपको ये समझना है ये डायरेक्ट स्पीच है, मतलब किसी के द्वारा कही गई बात, अगर उसी बात को कोई दूसरा बंदा बता रहा है किसी को तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। और ये डायरेक्ट स्पीच में पहला वाला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच, बाद वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच रहता है। और जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेंटेंस में बदलाव होता है। वो बदलाव कैसे होगा, क्या क्या बदलाव होते हैं, वो हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको समझाना चाहता था, अभी तक के लिए समझा पाया? बिल्कुल ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे ये रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब आप यूज़ कर रहे हो, जैसे रवि सेज, तो यहाँ पे आपने सेज का प्रयोग किया है। तो ये जो सेज है मेरे दोस्त, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस वर्ब को हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलते हैं? सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब, माफ़ कीजिएगा। इस वर्ब को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी वर्ब प्रयोग किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो से है या सेज जो लगा हुआ है दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इन सभी टर्मिनोलॉजी का यूज़ मैं आगे करूँगा रूल्स को बताने में, नियमों को बताने में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, क्या रिपोर्टेड स्पीच हो गया, क्या रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। ठीक है, अब मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब अगर ध्यान से देखना, ये जो रूल है, अब हम एक एक करके नोट बनाते जाएंगे और इन नोट को एक एक करके समझना है। इन नोट्स को समझने के बाद अब नरेशन समझ जाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, और कैसे इसका फंडा होता है, क्या फंडा होता है। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं उस वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते ही हमने समझ में आ गया। और रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो भी क्या होगी? रिपोर्टेड वर्ब होगी। उससे कोई मतलब नहीं है हमको, मतलब किससे होगा? सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच में इस्तेमाल की जाने वाली वर्ब से। तो आपने क्या देखा, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब इस्तेमाल की जाती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और पहला फंडा ये आता है, सबसे पहला नोट जेब में रख लीजिए 2000 का समझ के, पहला नोट ये आता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यूज़ की गई वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, वापस से सुन लो, रिपोर्टिंग स्पीच में यूज़ की गई रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जैसे कि ये सेज है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच रहती है जब नरेशन को चेंज किया जाता है तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, इसके टेंस में बदलाव नहीं किया जाता। जैसे कि यहाँ पे रवि सेज, इसी एग्जाम्पल से आप समझिए, रवि सेज लिखा है, मतलब कि सेज का मतलब हुआ फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब हुआ ये वर्ब प्रेजेंट में है। मैंने बोला प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगी तो अंदर वाले के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर ये देखें तो ये प्रेजेंट टेंस में है, तो अंदर वाला देखो आई एम गोइंग था तो ही इज गोइंग हो गया सेंटेंस में, यानी कि यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कोई बदलाव हुआ क्या? आप बोलोगे बिल्कुल गुरुजी नहीं हुआ। ठीक है, तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। कब? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है। ये बात को गिठान लगा के अपने दिमाग में रख लेना कि प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है तो सेंटेंस जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता, टेंस वैसा का वैसा ही होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, या आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं। शानू सेज आई एम वॉचिंग टीवी, तो इसने बोला, शानू ने कहा मैं टीवी देख रहा हूँ। तो इसका अगर देखें इनडायरेक्ट क्या बनेगा? शानू सेज दैट ही इज़ वॉचिंग टीवी। यहाँ पे कंजक्शन हमने दैट लगा दिया, तो यूजुअली दैट ही लगता है। तो शानू सेज दैट ही इज़ वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसके नीचे कोई वो था क्या और नोट? नहीं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं नोट नंबर 2 की। ये नोट नंबर 2 अगर आप समझ गए तो समझिए कि आधा काम आपका बन जाएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जब आप ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन का आंसर निकालने वाले हैं। अगर इस नोट को आपने समझ लिया तो वो आपका बन गया 100%। ये समझ लीजिए, बहुत सारे आधे ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे जिसमें ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये रूल कुछ ये बोलता है कि अगर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम सेंटेंस बना रहे हैं, आपको डायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया, इनडायरेक्ट भी समझ में आ गया क्या होता है। तो अगर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बना रहे हैं, मतलब नरेशन में अगर हम चेंज कर रहे हैं, तब बनाते समय जो भी प्रोनाउन प्रयोग किए गए हैं, जो भी डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो प्रोनाउन बदल जाते हैं। अब वो प्रोनाउन कैसे बदल जाते हैं? तो जो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन है, बहुत ध्यान से सुनना, रिपोर्टेड स्पीच मतलब कि वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट में जो प्रोनाउन है,
तो रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन होते हैं, जो प्रयोग किए गए हैं, वो निम्नानुसार बदल दिए जाते हैं। कब बदलते हैं? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रोनाउन में चेंज होता है। प्रोनाउन में कैसे चेंज होता है? तो देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट से चेंज होगा। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से चेंज होगा। किसके सब्जेक्ट से? रिपोर्टिंग स्पीच के जो पहले वाला पार्ट है उसमें सब्जेक्ट से, जो भी सब्जेक्ट उसमें रहा होगा उससे। अभी मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा। अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इंग्लिश में आई और वी ये हम फर्स्ट पर्सन के रूप में मान सकते हैं कि आई और वी फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में यू आता है, ठीक है। ही, शी, इट या दे या कोई नेम आ जाए तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या नेम। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। कौन से की बात कर रहा हूँ? ये चेंज कहाँ करना है? तो चेंज रिपोर्टेड स्पीच में करना है, दूसरे वाले पार्ट में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है ना, इनडायरेक्ट बनाते हैं तब। जरा ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, सेट कर दीजिए पेज को थोड़ा सा ऊपर। परफेक्ट। हाँ, अब देखो, ये हमने देख लिया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वही चीज़ें लिखी है। एग्जाम्पल से समझिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। लिखा है आई शैल से इन्वर्टेड कॉमा ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। मैंने क्या लिखा? आई शैल से इन्वर्टेड कॉमा ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। मैं कहूँगा कि वह एक ईमानदार लड़का है, ठीक है। अब अगर मैं इसका इनडायरेक्ट बनाना चाहूँ तो देखिए, पहली बात तो यहाँ शैल आया। शैल का मतलब ये फ्यूचर में है। शैल से मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो इसमें टेंस में तो कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। टेंस में बदलाव नहीं होगा, यानी कि वो का वही टेंस रहेगा। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय सिंपल वाला है, सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। तो देखिए, आई शैल से दैट लगा दिया, फिर लिखा ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। तो ये ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय ऐसा के ऐसे ही मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि आप ये देखिए, यहाँ पे थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे थर्ड पर्सन था, सॉरी, यहाँ पे क्या था? ही था। ही क्या होता है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं किया जाता, तो यहाँ ही का ही आ गया। क्लियर है? एक आध एग्जाम्पल और लेके ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला आई से टू हिम, आई से टू हिम। अब मैंने यहाँ पे लिखा आई से टू हिम। अब यहाँ देखिए, आई क्या है? सब्जेक्ट, से टू ये वर्ब हो गई, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, आई से टू हिम यू हैव नॉट रिटर्न माई वॉच। तुमने मेरी वॉच रिटर्न नहीं की, ठीक है। तो आई से टू हिम यू हैव नॉट रिटर्न माई वॉच, ये मैंने बोल दिया डायरेक्ट सेंटेंस। अब इनडायरेक्ट इसका बनेगा तो क्या हो जाएगा? आई टेल हिम। जब भी यहाँ पे पीछे टू, से के बाद में टू लगा रहता है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, जो नरेशन चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तब हम टेल के बाद में ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मतलब टेल के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो आई टेल हिम, से का टेल कर देते हैं, ऐसे ही सैड का टोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे जब ऑब्जेक्ट पीछे रहता है, तो अगर मैं बोलता कि ही सेज और डायरेक्टली चालू हो जाता तो मैं क्या करता? वहीं से ही सेज से स्टार्ट कर देता, ही सेज दैट करके, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया पीछे, तो फिर मैंने क्या किया? आई टेल हिम दैट, ठीक है। तो अल्टीमेटली आई से टू हिम था, तो क्या हो गया? आई टेल हिम दैट। अब मेन पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट, कि ये वाला जो स्पीच था, मतलब ये जो रिपोर्टेड स्पीच था मेरे दोस्त, इसमें क्या होगा? इसमें चेंज होगा। कैसे? तो देखो, ये सेकंड पर्सन था यू, तो सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? सन थ्योरी बताई थी मैंने। सेकंड पर्सन, सॉरी, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। तो अगर मैं बात करूँ सेकंड पर्सन, यू को देखो, यू क्या है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। तो आप देखो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट क्या था, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, रूल थोड़ा सा समझने वाला है। ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। तो हिम से चेंज होगा, तो हिम से अगर चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो हिम है, तो हिम का क्या हो गया? यहाँ पे ही हो गया, ठीक है। तो ये यू का ही हो गया। क्लियर है? क्योंकि यू था सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मेरे दोस्त ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट अगर देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें ऑब्जेक्ट हिम है, तो यहाँ पे यू की जगह ही आ गया। क्लियर है? ये आई होप क्लियर होगा। तो ही हैज़ नॉट रिटर्न माई वॉच, और टेंस में तो कोई चेंज होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रेजेंट में है,
स्पीच में वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब प्रेजेंट में है तो टेंस में कोई चेंज नहीं होना है। तो अल्टीमेटली आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 3, ये नोट आप ध्यान रख लेंगे, आपका नरेशन का काम हो जाएगा। थोड़ा आराम से समझिए, मैं बहुत आराम से शांति से समझा रहा हूँ, आपको आ जाएगी सारी चीज़ें। नोट नंबर 3 की बात करते हैं। तो नोट नंबर 3 क्या है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। पहले देखिए ध्यान से, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, जैसे यहाँ पे आई सेज था, आई से था, उसकी जगह आई सेड होता, पास्ट में चले जाती। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, कैसे हो, या तो सेड हो, टोल्ड हो, है ना, ऑर्डर्ड हो, इस टाइप से कुछ हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब भी पास्ट में होती है तो आगे वाला जो सेंटेंस है, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, वो जो इन्वर्टेड कॉमा वाला के अंदर जो सेंटेंस होता है, उसके टेंस में बदलाव कर दिया जाता है। मैंने क्या बोला, वापस से सुनना। अगर अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है वो पास्ट में है, ठीक है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस रहेगा उसके टेंस में बदलाव होता है। और टेंस में बदलाव कैसे किया जाता है तो हम देखेंगे कौन से टेंस में होती है तो क्या बदलाव होता है। क्लियर है? तो मैंने तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये, दो ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच लिखी है उसकी वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसमें टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब वो पास्ट में लिखी हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस रहता है उसमें टेंस में बदलाव कर दिया जाता है। और टेंस में जो बदलाव होता है वो कैसे होता है ज़रा देखिए ध्यान से, ठीक है, ये आपको आई होप क्लियर होगा, है ना। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना है आपको, अगर उस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी आप सेंटेंस बना रहे हैं, वट एवर इट विल बी, अगर उस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई ऐसी बात लिखी है, इसको रेड मार्क इसीलिए किया है मैंने कि अगर उस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसी कोई बात लिखी है मेरे दोस्त जो कि एक सार्वभौमिक सत्य है, जैसे कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, सन राइजेस इन दी ईस्ट। क्लियर? तो यहाँ पे जो सार्वभौमिक सत्य की बात है वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसके चेंज में कोई चेंज नहीं किया जाता है। वापस से रिपीट करते हैं, अगर रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर जो कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस रहेगा उसके टेंस में चेंज होगा। लेकिन कॉमा के अंदर वाला लिखा हुआ सेंटेंस अगर कोई सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वो जो का तो ही लिख दिया जाएगा, उसमें टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होती है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो जैसे हमने वॉइस का बनाया था चार्ट, वैसा का वैसा ही चार्ट हमको नरेशन का बनाना है। और बस इस चार्ट को ही ध्यान रखना है, ये चीज़ें जो लिखी हुई है, ये पेज आप समझ लीजिए कि ये पेज आपके नरेशन के सारे क्वेश्चन एग्जाम के बना देगा। ठीक है, जो भी आपसे पूछे जाते हैं, मेजरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन ये बना देगा एग्जाम के। अगर ये सारे क्वेश्चन बना देगा तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करके बिल्कुल इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो अब रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, वो अगर पास्ट में है तो कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन होगा, और कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन होगा तो किस प्रकार होगा, आइए देखते हैं। तो अगर कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर जो सेंटेंस लिखा है वो प्रेजेंट सिंपल में यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो बदल जाएगा पास्ट सिंपल में यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में, या डिड का प्रयोग हो जाएगा अगर क्वेश्चन वर्ड है तो, है ना। अगर कॉमा के अंदर, कॉमा के बाहर अगर देखें, रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है, कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल में है, तो पास्ट सिंपल टेंस में मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। या फिर डिड है, कहीं डिड आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड है, नेगेटिव सेंटेंस से डिड आ रहा है तो हेड प्लस हेड नॉट, डिड नॉट आ रहा है तो हेड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। वो सेम है, आप समझ जाएंगे यहाँ पे कि ये वाला जो पास्ट सिंपल टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में, टेंस के अकॉर्डिंग याद रखो ना, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में बदलेगा, ऐसे ही पास्ट सिंपल जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में ईजेएमआर प्लस आईएनजी लगता है, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर प्लस आईएनजी लगता है। सब बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियोस को देख लीजिए। वो टेंस वाली अगर और वॉइस वाली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सब कुछ आ जाएगा समझ में, कुछ भी टफ नहीं है। वाज वर और आईएनजी है मतलब कि आपके पास में क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वो बदल जाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, मतलब हैड बीन प्लस आईएनजी में। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, मतलब हैज़ हैव बीन प्लस आईएनजी लगा हुआ है तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, मतलब हैड बीन प्लस आईएनजी में। मतलब आप देखिए दो टेंस इसमें बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है हैड प्लस थर्ड फॉर्म है वर्ब की, तो ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट कभी नहीं बदलता, पास्ट परफेक्ट में रहता है। आई होप ये क्लियर होगा। थोड़ा सा पेज को ऊपर कर दीजिए। अब ये तो हुई टेंस की बात कि टेंस में ये परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ चीज़ें और रहती है जिनमें सीधे सीधे परिवर्तन कर दिया जाता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और वो सीधा परिवर्तन आपको ध्यान रखना है, वही आपको एग्जाम में टाइम बचाएगा और फटाफट से आप आंसर लगा पाएंगे। तो देखिए क्या क्या सीधा परिवर्तन है। तो शैल बदल जाता है शुड में, विल बदल जाएगा वुड में, मे माइट में, कैन कुड में, अवर बदल जाएगा देयर में। ये वर्ड है कुछ कीवर्ड जो ऐसे के ऐसे बदल जाएंगे, है ना। शैल शुड में बदल जाएगा, विल वुड में, मे माइट में, कैन कुड में, अवर देयर में बदल जाएगा। ऐसा कैसे? तो अगर आपको कोई सेंटेंस में अवर दिख रहा है तो आप देख लीजिए कि नरेशन शेप चेंज करके पूछा है उनने, तो वहाँ देयर हो जाएगा अवर का। ऐसे ही शैल दिख रहा है तो वो शुड हो जाएगा, ऐसे ही विल दिख रहा है तो वो वुड हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको चेक करते आना चाहिए। फिर दीज और दिस सिंगुलर के लिए, दिस प्लूरल के लिए, तो दिस बदल जाएगा दैट में, दीज बदल जाएगा दोज में। हमने देखा भी था कि इसका प्लूरल दैट होता है, इसका प्लूरल दोज होता है। ठीक है, तो ये इसमें बदल जाएगा। ऐसे ही अगर देखें, मतलब इसका जो मैं बात करूँ वो दूर वाली चीज़ के बताने के लिए, वह के लिए मैंने बात करी थी, तो ये अल्टीमेटली आप समझ जाएंगे। उस वीडियो में मैंने और डीप में बताया है, वो आप देख लीजिएगा। हियर बदल जाता है देयर में, दस बदल जाता है सो में, और टुडे का हो जाता है दैट डे। ये आपको ध्यान रखना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। टुडे सीधे हो जाएगा दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाता है, टू नाइट का दैट नाइट हो जाता है, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है। ठीक है, टुमारो अगर कहीं लिखा है तो वो जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट डे लिखा है तो द फॉलोइंग डे लिख दिया जाएगा, उसकी जगह नेक्स्ट डे का फॉलोइंग डे हो जाएगा। और यस्टरडे लिखा है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्रीवियस डे और द डे बिफोर। तो प्रीवियस डे भी लिख सकता है यस्टरडे की जगह चेंज करके, और द डे बिफोर भी लिखा जा सकता है। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। ये जो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है अपने। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम चेंज को करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लेके रखे हैं, बड़ी आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, देखिए, ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। सेड यानी कि ये अपन ने सीधे देखा, क्या देखा कि ये वाली जो वर्ब है मेरे दोस्त ये पास्ट में चले गई। जैसे ये वर्ब पास्ट में चले गई तो मैं बोलूँगा अंदर वाले में टेंस में चेंज होगा ही होगा। अगर ये पास्ट में नहीं है, ये सिंपल अगर देखें प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती तो इसमें टेंस में चेंज होता, मैं बोलूँगा नहीं होता, लेकिन ये पास्ट में तो होगा। अब ये देखो शैल हेल्प है यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस है। ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस किस में बदलेगा, तो आपने क्या देखा था कि फ्यूचर सिंपल टेंस में अगर शैल आ जाता है, शैल का क्या हो जाएगा, शुड या वुड में बदल जाएगा। शैल बदल जाता है शुड में, अभी देखा ना आपने, शैल बदल जाता है सीधे सीधे शुड में। क्लियर है? क्लियर है, तो शैल बदल जाता है शुड में। तो यहाँ पे आई के साथ, आई अगर होता तो मैं शुड लगाता, लेकिन यहाँ पे ही हो गया तो वो वुड लगेगा। अब ये ही क्यों हुआ जरा देखिए ध्यान से। ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, तो देखिए ही सेड, ही यहाँ पे टोल्ड आना चाहिए, सेड टू मी। ठीक है, इट्स ओके, ही टोल्ड मी, है ना, ऐसा भी लिखेंगे तो वो सही है ना। तो ही टोल्ड मी दैट, या फिर ही सेड टू मी दैट, अगर ऐसा लिखा है तो वो भी करेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए था वैसे ही टोल्ड मी, लेकिन अगर ऐसा भी लिखा है तो वो करेक्ट रहेगा सेंटेंस, वो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ही सेड टू मी दैट ही वुड हेल्प मी। अब देखो ही सेड टू मी दैट ही वुड हेल्प मी लिखा, तो अभी मैंने आपको बताया कि आई जो है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है मेरे दोस्त, और फर्स्ट पर्सन सन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बदलता है, SON, है ना। तो S का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, और 1 2 3 तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट से, तो ये आई फर्स्ट पर्सन है तो ये बदलेगा सब्जेक्ट से। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो ही है, तो ये आई की जगह ही आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ही सेड टू मी दैट ही वुड हेल्प मी। ठीक है, तो यहाँ शैल का क्या हो गया, यहाँ पे ही आया तो ही की जगह क्या लिया मैंने साथ में, वुड लिया, शुड नहीं लिया। मैंने बोला शैल शुड में बदलेगा, लेकिन शैल लगना भी तो चाहिए, यहाँ पे ही के साथ तो विल लगता है, तो विल नहीं लिया, वुड लिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। जो कंटिन्यूस वीडियो देख रहे हैं, जिनने उतनी चीज़ें पढ़ रखी है, उनको तो 110% ये चीज़ें पूरी दिमाग में बैठ जाएगी, है ना। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या फंडा रहता है, तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, टेंस वाली वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप वॉइस टेंस ऐसे, ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया है ना, इस सीक्वेंस में आप देखो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले टेंस, फिर वॉइस, और फिर नरेशन। ज़्यादा वो नहीं है, बहुत शॉर्ट में निपटा दिया है, इससे शॉर्ट शायद ही कुछ हो सकता था, है ना। अब देखिए,
और सारी चीज़ों को कवर भी किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द फॉर्मर हैज़ सेड। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब सॉरी, यहाँ पे अगर देखें पास में चले गई ये वर्ब। हालांकि ये वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट किसका है, परफेक्ट का है, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, द फॉर्मर हैज़ सेड। तो ये प्रेजेंट में ही है, ये सेंटेंस तो प्रेजेंट में ही है, लेकिन ये वर्ब आपकी क्या होगी, से की सेकेंड फॉर्म अगर बोलें सेड होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं बोलूँ द फॉर्मर हैज़ सेड, तो ये प्रेजेंट में होने के कारण क्या है, आई हैड पेड द लोन। उसने बोला कि मैं लोन को भर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी कि अल्टीमेटली ये तो प्रेजेंट में है, लेकिन यहाँ सेड लगा हुआ है। तो एक्चुअल में क्या है, ये सेंटेंस ही ऐसा है कि यहाँ पे आप देखो हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, और मैंने आपको बताया ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस अगर रहता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो भले ही ये वाली वर्ब अगर रहती भी है, ये अगर वर्ब को मैं ऐसे भी कंसीडर करता हूँ कि पास्ट में है, ठीक है, हालांकि सेंटेंस प्रेजेंट में है, लेकिन मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि अगर पास्ट में भी है, तो यहाँ पे टेंस का कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। टेंस में क्यों बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है। समझ पा रहे बात को। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया हेड प्लस थर्ड फॉर्म रहता है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म रहता है, उसमें कोई चीज़ नहीं होता है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, द फॉर्मर हैज़ सेड, ऐसा कैसे ही, फिर यहाँ पे इसको हटाया तो कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं हमेशा, दैट, तो दैट लग गया। फॉर्मर हैज़ सेड दैट ही हैड पेड दी लोन, ऐसी की ऐसी चीज़ें आ गई। आई का क्या हो गया, ही हो गया। आई का ही क्यों हुआ, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट से बदलता है, और यहाँ पे फॉर्मर सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे फॉर्मर की जगह पे हमने प्रोनाउन ले लिया क्या, ही, क्योंकि फॉर्मर के लिए ही प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर यहाँ कोई महिला का नाम होता तो यहाँ पे शी ले लेते, है ना। आई होप दैट इज क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल देखते एग्जाम्पल भी ऐसे ही लिए है जिसमें आपकी जो क्वेरी हो अंदर से वो कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, द टीचर सेड दे वर नॉट डूइंग सम्स। तो टीचर ने कहा कि वे सम्स नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए जरा, द टीचर सेड, तो द टीचर सेड तो यही रहेगा, फिर दैट लगाया, फिर देखिए दे क्या है, तो आप बोलेंगे दे तो सर थर्ड पर्सन होता है ना। आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और बाकी जो ही शी इट या नेम या दे बच रहा है तो वो थर्ड पर्सन। तो दे अगर थर्ड पर्सन है तो मैंने क्या बोला, द टीचर सेड दैट, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि लिखते हैं SON, एन का मतलब नो चेंज, और नो चेंज 1 2 3 अगर लिखेंगे तो थर्ड पर्सन के लिए नो चेंज, ठीक है, वो ट्रिक बताई थी मैंने आपको। तो थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा, यानी कि दे का दे रहा दे। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरे दोस्त पास्ट में है तो सेंटेंस का जो टेंस है वो तो चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे सब ये तो दैट में दे तो दे ही रहा, लेकिन टेंस में चेंज हुआ। तो ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, वर और डूइंग, वर प्लस ING। तो ये चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो देखिए दैट दे हैड नॉट बीन डूइंग सम्स, दैट दे हैड नॉट बीन डूइंग सम्स हो गया हो, ठीक है। नेगेटिव था तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो आपको टेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप नरेशन पढ़ना चाहते हैं, अगर आप वॉइस पढ़ना चाहते हैं, तो बिना टेंस सीखे आप ना तो नरेशन के क्वेश्चन बना पाएंगे ना वॉइस के। लेकिन ये वीडियो कुछ इस तरह से डिज़ाइन की है मैंने, चाहे इंडिविजुअल आप टेंस ये इसकी देख लो, नरेशन की देख लो, या इंडिविजुअल वॉइस की देख लो, या इंडिविजुअल टेंस की देख लो। इंडिविजुअल वीडियो में भी आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि मैंने उसको फॉर्मूले के फॉर्म में आपको पीछे लिख दिया कि अगर ऐसा हो तो वो चेंज कर देना। मैंने अभी आपको बताया वॉज वर, अगर आपको सिर्फ यही ढूंढना है कि वॉज वर प्लस ING दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस ING में चेंज हो जाएगा। तो जो वॉज वर प्लस ING अगर दिख रहा है अंदर, और रिपोर्टेड स्पीच आपको पता चल गया कि पास्ट में है, तो अंदर वाला टेंस अगर चेंज हो रहा है, तो आपने देख लिया वॉज वर प्लस ING दिख रहा है, तो ऑप्शन में सीधे ढूंढो कि हैड बीन और ING किस में है, बस खत्म। एक आध ऑप्शन ऐसा मिलेगा, 3 तो यूँ ही एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। क्लियर है, 2 तो यूँ ही एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगर एक आध 2 सेम भी बच जाते जिसमें दोनों में सेम टेंस दे दिया, फंसा दिया, तो वहाँ कुछ ना कुछ प्रोनाउन की गलती करी होगी, कुछ तो कहीं तो देगा अलग, दोनों सही थोड़ी देगा, ठीक है, ढूंढ लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर दीजिए। एक एग्जाम्पल और देखिए, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, ठीक है। आई सेड टू देम आई डिड नॉट फ्लाई काइट, मैंने पतंग नहीं उड़ाई, ठीक है। तो इसको अगर चेंज करेंगे तो आई सेड टू देम, तो आई सेड टू देम का मैंने बताया था, देखो टू के पीछे ऑब्जेक्ट है, तो ये टोल्ड भी कर दिया जाता है, तो आई टोल्ड देम ये भी करेक्ट है। तो आई टोल्ड देम, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट लगाया, तो आई टोल्ड देम दैट। अब देखो मेरी बात सुनो, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, तो आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करो। यहाँ पे इसमें देखो सब्जेक्ट क्या था, आई था, तो आई का आई रहा, आई से चेंज होगा आई, ठीक है। तो यह हो गया आई टोल्ड देम दैट आई डिड नॉट, यानी कि ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट सिंपल टेंस है, तो ये किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। मैंने अभी बताया पीछे, डिड रहता है तो हैड में कन्वर्ट हो जाता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया
दैट लिखा, फिर आई हैड नॉट फ्लोन काइट। क्लियर? तो ये जब मैं पास परफेक्ट लगाऊंगा तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैड नॉट फ्लोन काइट। आई होप दैट इज़ क्लियर टू। ये आपको पूरी पिक्चर समझ में आ गई होगी। कुछ इस तरह से वीडियो को मैंने डिज़ाइन किया है। अगर कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए जो कि टेंस की है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या कैसे चेंज हो रहा है, क्या टेंस होता है। ठीक है, अगला लगा दीजिए, थोड़ा सा नीचे जूम आउट। ठीक है, परफेक्ट। अब देखिए ये चौथा नोट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए कभी कभी क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो सेड लिखा हुआ है ना। अब अगर मैंने यहाँ पे देखा तो आपने क्या कि सेड की जगह हटा के एडवाइस कर दिया, तो ये भाई कैसे हुआ? तो अगर इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है सेंटेंस क्या है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे रहते हैं जो किसी एडवाइस का भाव प्रकट करते हैं, या फिर जो किसी प्रश्न का भाव सपोज करते हैं, प्रकट करते हैं कि कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और क्या हो सकता है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बहुत सारी चीज़ हो सकती है। एडवाइस दी जा सकती है, ऑर्डर दिया जा सकता है, रिक्वेस्ट की जा सकती है, कुछ बोला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग, भाव के अकॉर्डिंग ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इनडायरेक्ट टेंस जब बनाते, इनडायरेक्ट जब स्ट्रक्चर बनाते, तो रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के हिसाब से भी प्रयोग किया जा सकता है। तो घबराना नहीं है कि सर सेड दैट का है तो सेड दैट ही आएगा, ऐसा तकिया कलाम नहीं है। दूसरी चीज़ें भी आ सकती है, इस सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग आपको पकड़ना है। जैसे मैं बोलूँ, पहला सेंटेंस देखते हैं, यही रूल है, यही नोट है। तो देखते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेक एक्सरसाइज एवरी डे। ये टेक एक्सरसाइज एवरी डे आप पढ़ के क्या लग रहा है आपको? ये एक सलाह है, सलाह है ना, एडवाइस है। तो मैंने क्या किया, सेड टू मी की जगह क्या कर दिया, ही एडवाइज मी, भाई कि उसने मुझे एडवाइस दी। क्लियर है ना? तो ही एडवाइज मी टू। अब देखो ही एडवाइज मी आया, डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे, टू के बाद में सीधा ये स्टार्ट करेंगे, टू टेक एक्सरसाइज एवरी डे, वैसा का वैसे ही आ गया है। तो ये कुछ स्पेशल केस होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो अगर मैं अब इसको आगे देखें, दूसरा देखें, इसको और मैं डीप में बताऊंगा कल की वीडियो में, अच्छे से और डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप देख लीजिए, एज अ मैंने नोट यहाँ पे लिया है बस, कि ये चेंज भी हो सकती है। जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब रहती है वो इनडायरेक्ट में चेंज भी की जा सकती है। कैसे होती है जरा एक झलक देख लीजिए, कल मैं अच्छे से बताऊंगा। द टीचर सेड टू द बॉय, वैसे अच्छे से ही बता रहा हूँ, अभी भी समझ आ जाएगा। द टीचर सेड टू द बॉयज कम ऑन टाइम। टीचर ने बोला लड़के से टाइम पे आओ। टाइम पे आओ तो टीचर क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। टीचर तो ऑर्डर ही देगा कि भाई टाइम पे आया कर, है ना। तुम लोग कभी भी आ जाते हो उठ के, बिना नए क्लास देखने लगते हो, ये कौन सी बात है? ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, द टीचर ऑर्डर्ड दैट। देखो तो यहाँ पे टीचर ऑर्डर्ड हो गया द स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेट वेट कुछ नहीं लगाया। द टीचर सेड टू द बॉयज, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कम ऑन टाइम। तो इसका इसका कैसे बन गया, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। टीचर ने ऑर्डर किया स्टूडेंट को, तो टीचर ऑर्डर्ड दी स्टूडेंट्स, या फिर बॉयज़। यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ बॉयज़ आएगा। एक्चुअल में यहाँ बॉयज़ था, मैंने स्टूडेंट कर दिया, गलती से लिखने में मिस्टेक हो गई है ये। तो ये आप प्रोनाउन को तो चेंज नहीं कर सकते, बॉयज़ ही आएगा। तो द टीचर ऑर्डर्ड दी बॉयज़ टू कम ऑन टाइम। टू लगा दिया सीधे हमने और कम ऑन टाइम लिख दिया। जैसे अगर मैं इन शब्दों का प्रयोग करता हूँ, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, तो इनके बाद सीधे हम क्या लगा देते हैं, टू लगा के जो का जो सेंटेंस हम लिख देते हैं। क्लियर है? जो भी एडवाइस होती है या फिर जो भी ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। तो यू सेड टू अस, तुमने हमसे कहा, यू सेड टू अस डिड यू नॉट बाय दी बुक, क्या तुमने बुक नहीं खरीदी थी? ठीक है, तो हमने क्या बोला, इसका अगर मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा, यू आस्क्ड अस, यू आस्क्ड अस वेदर वी हैड नॉट बॉट दी बुक्स। वेदर, अब आप बोलेंगे कि ये वेदर क्या नया सिस्टम है, तो मैं बोल रहा हूँ देखो कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना, ये कल के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ एक झलक आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके लिए बता रहा हूँ कि वेदर और इफ़ दो चीज़ों का प्रयोग किया जाता है नरेशन चेंज करते टाइम, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम वेदर और इफ़ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वेदर और इफ़ का प्रयोग सिर्फ वहाँ होता है जब और सिर्फ जब अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा की चीज़ें लिखी है वो कोई क्वेश्चन वर्ड पूछ रही है, वो एज अ क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन वर्ड है, या फिर मैं बोलूँ कि वो सेंटेंस को पढ़ने पे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इफ़ या वेदर का प्रयोग होता है। जैसे डिड यू नॉट बाय द बुक्स, क्या तुमने बुक्स नहीं खरीदी थी? तो ये क्या है, ये एक प्रश्न है। तो अब उस प्रश्न के लिए मैंने क्या किया, इस कॉमा को हटा के
और इस कॉमा को हटाया, इस इन्वर्टेड को हटाया और उसकी जगह दैट की जगह वेदर लगाया, वेदर या इफ़ का प्रयोग करते हैं। कल मैं बताऊंगा वेदर किस कंडीशन में लगाना है, इफ़ किस कंडीशन में, अच्छे से इसको देखेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, यू आस्क्ड अस। अब देखो मैंने बोला ये सेड क्या हो गया, आस्क हो गया, क्योंकि इस कॉमा के अंदर बात पूछी गई है, प्रश्न पूछा गया है, तो ये सेड आस्क हो गया। आस्क का मतलब होता है कुछ प्रश्न करना, पूछना। तो ये देखो ना, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार चेंज हो रही है, तो ये हो गई चेंज। क्लियर है। एडवाइस दे रहे थे जब एडवाइस कर दिया, ऑर्डर दे रहे थे जब ऑर्डर कर दिया भाई, जब कुछ प्रश्न पूछ रहे थे तो आस्क अस कर दिया, है ना। और इसके बाद में प्रश्न रहता है, अगर प्रश्न रहता है अंदर तो वेदर या इफ आता है, अदरवाइज क्या होता है, जो इंपेरेटिव दूसरे सेंटेंस रहते हैं उसमें टू लगा के सीधे लिख देते हैं हम, एडवाइस वगैरह कुछ होती है तो, है ना। ये समझ में आ रहा होगा। तो क्या बोला है, यू आस्क्ड अस वेदर वी हैड नॉट बॉट दी बुक्स, वेदर वी हैड नॉट बॉट दी बुक्स। अब ये डिड आया, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस है ये, मतलब ये पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल किस में बदलता है, अभी मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो ये पास्ट परफेक्ट आ गया, हेड और थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो टेंस को भी बदला, टेंस को क्यों बदला, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग जो वर्ब थी वो पास्ट में थी। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप कि ये नरेशन वाला वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने इसको फॉर्म किया है, जिस हिसाब से मैंने चीज़ों को बताया है, मैंने कोशिश ये की है कि इन 35 या 36 मिनट में आपको पूरा का पूरा नरेशन का कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए, और शायद मैं कहीं कुछ हद तक इस प्रयास में सफल भी हो पाया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको इससे हेल्प मिल रही है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और आपको करना ही चाहिए। और अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन आएगा, उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है इंग्लिश की, उसमें आप दूसरे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, जितने भी पार्ट मैंने अभी तक अपलोड किया है। MPSI जेल प्रेरी की एग्ज़ाम जो आने वाली है MP में, जो शेड्यूल की जा चुकी है, उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। तो आई होप यू विल डू दैट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।